Hello everyone. Today we will continue the chapter metals and non-metals, and this is our last video of this chapter, and I think this is what 11th video of this chapter. So in 11 videos all things are covered. Today we will discuss prevention of corrosion, because in last class we have seen that what are corrosion, and in that corrosion so many examples were given, that is rusting of iron, change of color of copper from what reddish brown to green, similarly change of color of silver from grayish white to black. All these aspects were covered in that lecture, in last lecture. After seeing corrosion, we have to see what prevention. Prevention of corrosion means हम लोग corrosion को prevent कैसे करेंगे, रोकेंगे कैसे? Because in most of the cases corrosion is wasteful, not useful. It is what wasteful in most of the cases. जैसे सिल्वर का कोरोजन हुआ तो ये वेस्टफुल है, कॉपर का कोरोजन हुआ वेस्टफुल है, रस्टिंग ऑफ आयरन हुआ दैट इज कोरोजन ऑफ आयरन हुआ, वो हमारा क्या है, वेस्टफुल है. सो हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस रस्टिंग और दिस कोरोजन? हाउ कैन वी प्रिवेंट? आवर फर्स्ट टेक्निक, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन. कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय नॉट allowing air to come in contact with the metallic surface. हम लोग कोरोजन को रोक सकते हैं अगर ये कोरोजन हो किससे रहा है, एयर से एंड वाटर से मेनली. ओके, these are the two essential factors we had seen in our previous classes. ओके, सो अगर हम मेटल सरफेस को जहाँ पे रस्टिंग हो रहा है, जहाँ पे कोरोजन हो रहा है, उसको कांटेक्ट में ही नहीं आने दें. किसके? एयर के, वाटर के. एयर के एंड वाटर के कांटेक्ट में ही नहीं आने दें तो हम कोरोजन को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. अब इस एयर को कांटेक्ट में नहीं आने देने के लिए हम लोग डिफरेंट वर्क करते हैं ऑन द मेटालिक सरफेस. एंड फर्स्ट वर्क इज बाय पेंटिंग और बाय अप्लाइंग ऑयल ऑन द मेटालिक सरफेस. जो मेटल का आर्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, हम लोग उसके ऊपर में क्या कर देंगे, पेंटिंग कर देंगे. उसके चारों तरफ से, हर तरफ से हम लोग क्या कर देंगे, पेंटिंग कर देंगे. तो इससे क्या होगा, और पेंटिंग हम लोग डायरेक्ट नहीं करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्लीन द सरफेस, वी क्लीन द होल सरफेस ऑफ दिस मेटालिक ऑब्जेक्ट्स एंड देन वी अप्लाई पेंट ऑन देम. पहले हम लोग वो साफ क्यों करते हैं, ताकि वो जो पेंट है वो अच्छे से उसमें स्टिक हो सके, चिपक सके, उसमें पकड़ ले उसको अच्छे से. अदरवाइज वो पेंट हो सकता है वो क्या, बहुत जल्दी उखड़ जाएगा, वो गिवन आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा. ओके, सो बाय पेंटिंग, पेंट किया हम लोगों ने किसी भी मेटालिक सरफेस पे, तो इससे क्या हुआ, वो मेटल का सरफेस जो था, जो डायरेक्टली कांटेक्ट में था एयर के, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के, अब उसके एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में वो नहीं है, बिकॉज उस मेटल सरफेस एंड एयर के बीच में कौन आ गया, पेंट आ गया. उस मेटालिक सरफेस के ऊपर में हमने पेंटिंग कर दिया, कोटिंग कर दिया पेंट का. अब इधर से एयर आएगा तो किसके कांटेक्ट में है, एयर. कंटिन्यूअसली एयर इज इन कांटेक्ट कंटिन्यूअसली विद द पेंट, not with the metallic surface. So by applying paint, first of all we clean thoroughly and then painting. Paint keeps air away from the metal surface. However, पेंट जो हम लोग पेंट तो अप्लाई कर दिए उसके ऊपर में, किसके ऊपर में, मेटालिक सरफेस के ऊपर में. लेकिन अगर कहीं से भी किसी भी पॉइंट से मेटल सरफेस में कोई भी एक ऐसा पॉइंट है जो जहाँ पे पेंट अप्लाई नहीं कर पाए, हमें छूट गया, या वहाँ से पेंट वो है उखड़ गया, फट गया वहाँ से, तो वहाँ पे उस पॉइंट पे कोरोजन होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा. देन वही बोल रहा है, हाउएवर इफ देयर इज अ क्रैक और अ पॉइंट वेयर पेंट इज नॉट अप्लाइड, then what will happen, then what metal starts corroding at that point. उस पॉइंट पे मेटल का कोरोजन होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा. सो ये टेक्निक
बहुत ही पॉपुलर है बाय पेंटिंग और बाय अप्लाइंग ऑयल। हम लोग मशीन के ऊपर में क्या करते हैं, ऑयल अप्लाई करते हैं। क्यों? ऑयल होता है स्मूथ, लुब्रिकेंट्स होता है, स्मूथ होता है। वाटर आएगा भी तो उसके ऊपर में टिकेगा नहीं, वो फटाफट क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा। तो एयर भी और वाटर भी दोनों कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा है किसके, मेटालिक सरफेस के। दैट्स वाई इस मेटल का क्या कोरोजन नहीं होगा। जैसे ही वो कांटेक्ट में आएगा कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा। तो कांटेक्ट में कैसे आ सकता है? तो हम लोग जो पेंट किए हैं, we applied the paint on the metallic surface, but if there is a point where paint is not applied, or you can say where there is not grease or oil, then what will happen? Then corrosion will start from that point. वहाँ से corrosion start हो जाएगा। So we can say this is popular method but not effective method. This is popular because ये बहुत ही इकोनॉमिक है, आराम से लोग कर सकते हैं इसको। So this method is economic, cheap, but not effective. Okay, so what are the effective methods for prevention of corrosion? Second, this is covering with another metal. Covering with another metal. Cheap but not fully effective. Second method, second technique is covering with another metal. Means एक मेटल को, उसके मेटालिक सरफेस को हम लोग किसी दूसरे मेटल से क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। कवर कर देने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम दूसरे मेटल को वहां लेकर के ऐसे आ जाएंगे, नहीं, दूसरे वाले मेटल का इस फर्स्ट मेटल के ऊपर में कोटिंग करेंगे। कैसे कोटिंग कर सकते हो? तो मेटल अगर सॉलिड है, अरे पिघला के, मेल्ट करा के, उसको मेल्ट करा करके हम लोग इसके ऊपर में कोटिंग तो कर ही सकते हैं। तो ये अब कवरिंग विद अनदर मेटल मींस एक मेटल सरफेस के ऊपर में दूसरे मेटल का कवरिंग कर देना। एंड दिस टेक्निक विल डन बाय दीज 4 वेज। व्हाट आर द डिफरेंट वेज? गैल्वेनाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एनोडाइजिंग ऑफ एल्युमिनियम एंड एलॉइंग। वी विल सी वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट? गैल्वेनाइजिंग। First of all, we have to study about galvanizing. Galvanizing या इलेक्ट्रोप्लेटिंग या एनोडाइजिंग ऑफ एल्युमिनियम या एलॉइंग, ये चारों का चारों पॉइंट जो है, ये चारों के चारों जो टेक्निक है वो सेम ही है। मींस कवर करना है हमको एक मेटल सरफेस को दूसरे मेटल से। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे वही हमको देखना है। कवरिंग विद अनदर मेटल, लिसन वेरी केयरफुली। डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ अनदर मेटल विच इज मोर रेसिस्टेंट टू कोरोजन इज कॉमनली यूज्ड। This covering of metal can be done as galvanizing, electroplating, anodizing and alloying. हम लोग एक मेटल का दूसरे मेटल के ऊपर में कवरिंग कर तो रहे हैं, लेकिन ऐसे करेंगे। ऐसे मींस अगर हमको इस मेटल का क्या करना है, कवरिंग करना है। इसके सरफेस को, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है यहाँ पे, यहीं पे रस्टिंग होता है, आउटर सरफेस पे ही रस्टिंग होता है। हमको यहाँ पे किसी दूसरे मेटल का क्या कर देना है, कवरिंग कर देना है। तो यहाँ पे जो हम लोग मेटल लेंगे, मेटल deposited is less reactive। यहाँ पे उस मेटल का मुझे मैंने लेते हैं जो लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू दिस मेटल। इस मेटल के कंपैरिजन में होगा, यहाँ पे मान लीजिए मेटल M1 है, तो यहाँ पे डिपोजिट हम कर देंगे सेकंड मेटल का। यहाँ पर रिएक्टिविटी जो होगा, रिएक्टिविटी ऑफ M1 वो ज्यादा होना चाहिए किससे, M2। मींस M2 की रिएक्टिविटी क्या है, कम, लेस रिएक्टिव M2 हुआ। तो हम लोग यहाँ पे लेस रिएक्टिव मेटल का डिपोजिशन करेंगे सो दैट ये ऑक्सीजन से, वाटर से रिएक्ट ना कर सके और ये वाला मेटल हमारा क्या रहे, सेफ रहे, प्रिवेंट रहे कोरोजन से। सी द बोर्ड वंस। सो वी कवर a metal surface with another metal, we coat a metal surface with another metal which is less reactive than this metal. Now first of all galvanizing में हम लोग देखते हैं clean iron sheets। galvanizing is especially used for iron। clean iron sheets are dipped in molten zinc to deposit a layer of zinc on it। this process is called galvanization।
करा के हम लोग क्लीन आयरन शीट्स को कहाँ डिप करते हैं, मॉल्टेन जिंक में करते हैं, सो डैट इसके ऊपर में एक जिंक का लेयर आ जाए, इसके ऊपर में आयरन के ऊपर में एक लेयर आ जाए। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइज्ड आयरन डज नॉट रस्ट इवन इफ देयर इज अ स्क्रैच ऑन द जिंक लेयर। इफ सपोज दिस इज व्हाट, आयरन मेटल, तो हम इस आयरन शीट को, हम इस आयरन आर्टिकल को डिप करेंगे, डुबाएंगे किसमें, जिंक में। सर जिंक इज अ मेटल, सर जिंक इज अ सॉलिड, देन हाउ कैन वी डिप इट इन दिस सॉल्यूशन, इन दिस। तो एक्चुअली जिंक का हम लोग क्या लेते हैं, मॉल्टेन, जिंक को हम लोग मॉल्टेन स्टेट में लेते हैं, पिघला हुआ स्टेट होता है उसका, उसमें हम लोग इसको डिप कर रहे हैं, किसको, आयरन को। तो आयरन के ऊपर में इसका लेयर जम जाएगा, लेयर डिपोजिट हो जाएगा, किसका, जिंक का। ये क्या है, जिंक है। यहाँ पे जिंक का डिपोजिशन हो तो गया, लेकिन बाय द एक्टिविटी सीरीज अगर हम लोग देखें, by the activity series, iron is here and where is zinc, zinc is here। तो जिंक तो ज्यादा रिएक्टिव हो गया, उल्टा हो रहा है यहाँ पे, जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव देन क्या, आयरन। then how can we deposit zinc on this iron sheet? Actually when we dip this iron sheet into molten zinc, then a layer of zinc will deposit on the iron sheet and zinc is, केवल ये मेटालिक सरफेस पे ही नहीं रहेगा, केवल इस मेटालिक सरफेस पे ही नहीं है, ये जिंक बिल्कुल अंदर लेयर तक पहुंच जाता है, एकदम यहाँ तक तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से डिपोजिट हो जाता है, ये एकदम इस तरह से लेयर बना देता है, इस तरह से। So this layer is uniform and what effective. So when air and water come in contact with this iron sheet, first of all this will come in contact with what, zinc। वो पहले किसके साथ में आएगा, कांटेक्ट में जिंक के साथ में आएगा। एंड अगर इसमें स्क्रैच भी कहीं से हो गया, देखो ध्यान से देखना, अगर इसमें कहीं से ऐसा स्क्रैच भी कर दिया, हल्का सा हो गया स्क्रैच, तो भी यहाँ पे रस्टिंग नहीं होगा। वाई, बिकॉज ये लेयर है ना अंदर वाला, वो प्रिवेंट करे रहेगा उसको। मीन्स ये जो जिंक जो है वो यूनिफॉर्मली थ्रूली बहुत ही अच्छे से क्या जाता है, डिपोजिट हो जाता है। सो गैल्वेनाइजेशन इज वेरी इफेक्टिव इवन इन स्क्रैच, इवन आफ्टर स्क्रैचिंग। अगर स्क्रैचिंग भी हो जाता है इस आयरन शीट पे या किसी भी तरीके से स्क्रैचिंग हो जाता है, तो वो रस्टिंग वहां से स्टार्ट होना शुरू नहीं होगा। सो गैल्वेनाइजिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर प्रिवेंटिंग कोरोजन। लिसन केयरफुली, क्लीन आयरन शीट्स आर डिप्ड इन मॉल्टेन जिंक, पिघला हुआ जिंक में, टू डिपोजिट अ लेयर ऑफ जिंक ऑन इट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। Galvanized iron does not rust even if there is a scratch on the zinc layer। हम लोग मार्केट में देखते हैं GI पाइप आता है, कौन सा पाइप, बहुत तरह के पाइप होते हैं, GI, CI, PVC एक्सेट्रा। GI मतलब क्या, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। सो गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप मींस वो आयरन पाइप जो क्या हो रखा है, गैल्वेनाइज्ड हो रखा है। सो उसके ऊपर में जल्दी रस्टिंग नहीं होगा। गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप हो गया, कास्ट आयरन पाइप हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप हो गया, PVC पाइप आता है जो कि हम लोग जनरली सैनिटरी पर्पस के लिए यूज करते हैं। PVC पाइप लाइट इन वेट होता, ये एक प्लास्टिक का ही क्या है, टाइप है। सो GI पाइप, CI पाइप एंड PVC, बट हियर
Gi means what? Galvanized iron. So आयरन जो यहाँ पे यूज हुआ है वो ऑलरेडी गैल्वेनाइज्ड है, वो जल्दी उसका रस्टिंग नहीं होगा, उसका कोरोजन नहीं होगा, और ये ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक है। नाउ आवर नेक्स्ट टेक्निक इज इलेक्ट्रोप्लैटिंग। व्हाट? इलेक्ट्रोप्लैटिंग। इलेक्ट्रोप्लैटिंग में भी हम लोग क्या करते हैं, एक मेटल के ऊपर में दूसरे मेटल का लेयर चढ़ाते हैं, कोटिंग करते हैं दूसरे लेयर का। कैसे करते हैं? लिसन। इलेक्ट्रोप्लैटिंग। इन इलेक्ट्रोप्लैटिंग जनरली टीन इज इलेक्ट्रोप्लैटेड ऑन आयरन टू मेक फूड कंटेनर्स कॉमनली कॉल्ड टीन कैन्स। टीन का, टीन मतलब स्टेनस हो गया, एसएन सिंबल होता है उसका, तो टीन का हम लोग इलेक्ट्रोप्लैटिंग करेंगे, मींस टीन का हम लोग कवरिंग करेंगे किसके ऊपर में? आयरन के ऊपर में, और हम लोग ये फूड कंटेनर बनाते हैं इसका। अच्छा, एंड ये जो कॉमनली यूज होता है वो टीन कैन्स के रूप में होता है। हाउएवर इफ द टीन लेयर गेट स्क्रैच द आयरन स्टार्ट्स रस्टिंग एट दैट प्लेस, द टीन कैन इज देन नो लॉन्गर सुटेबल फॉर स्टोरिंग फूड। टीन का तो करते ही करते हैं, क्रोमियम का भी करते थे। टीन का, क्रोमियम का। क्रोमियम को हम लोग किसके ऊपर में? स्टील के ऊपर में करते हैं। जैसे सपोज करिए हम लोग का ये पॉइंट कवर हो गया, गैल्वेनाइजेशन हम लोग क्लियर कर लिए। और नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रोप्लैटिंग। देखो ये चारों के चारों जो टेक्निक है ना, ये चारों के चारों जो टेक्निक है, उस टेक्निक में हम लोग करेंगे क्या? एक मेटल के ऊपर में दूसरे मेटल का डिपोजिशन, लेयर चढ़ाएंगे, सो दैट ये वाला मेटल हमारा प्रिवेंट हो जाए कोरोजन से। नाउ आवर नेक्स्ट टेक्निक इज इलेक्ट्रोप्लैटिंग। इलेक्ट्रोप्लैटिंग में हम लोग क्या करते हैं? यही आयरन शीट रहेगा। क्या है ये? आयरन शीट। आयरन शीट। इस आयरन शीट के ऊपर में हम लोग किसका डिपोजिशन करते हैं? टीन का, या किसका करते हैं? क्रोमियम का। क्या किया हमने? डिपोजिशन, कोटिंग कर दिया मॉर्गन स्टील। So tin is electroplated. Where is tin? See here. And where is iron? Here. Iron is more reactive. Iron and tin. By the activity series, we can see iron is more reactive than stannous, that is tin. So iron is electroplated with tin. And इसका हम यूज करते हैं टीन कैन बनाने में। क्या? टीन कैन जो वो आता है, कोल्ड ड्रिंक्स का जो कैन आता है, वो भी किसका होता है? इसका ही, आयरन विथ टीन। तो टीन हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, आयरन नहीं, आयरन आर्टिकल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा। अच्छा, और साथ ही साथ लेकिन इसका एक ये है डिफेक्ट, ये है कि इसमें अगर स्क्रैचिंग कहीं से हो गया, सपोज करो यहाँ से स्क्रैचिंग हो गया, तो फिर यहाँ से रस्टिंग होना शुरू हो जाएगा। इस आयरन का रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। रस्टिंग स्टार्ट्स, rusting starts if there is scratch. Rusting will start if there will a scratch. Okay, तो ये तो है, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं हुआ। फिर तो आखिर किसी न किसी तरीके से अगर स्क्रैच हो गया तो फिर तो रस्टिंग शुरू ही हो जाएगा इस आयरन का। तो इलेक्ट्रोप्लैटिंग से ज्यादा बेटर टेक्निक कौन होगा? गैल्वेनाइजेशन। ओके, इलेक्ट्रोप्लैटिंग में ही हम लोग क्या करते हैं? आयरन शीट के ऊपर में, आयरन आर्टिकल के ऊपर में, आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर में क्रोमियम का लेयर चढ़ाते हैं। इसका क्रोमियम का, मॉल्टन क्रोमियम ऑब्वियसली। तो इससे क्या होता है? इससे दो फायदा है। एक तो हमारा कोरोजन प्रिवेंट हो जाएगा, एंड दूसरा क्रोमियम इज वेरी शाइनी, बहुत ही ये लस्टर होता है इसमें क्रोमियम में। सो ये आयरन आर्टिकल को ना एक नए तरीके से साइन देगा, लुक देगा, नया साइन आएगा वहाँ पे, नया लुक आएगा वहाँ पे। So when iron article is electroplated with chromium, then two things will happen. First of all, what? Prevention of corrosion, and second is what? Shiny appearance. So listen carefully. What? Electroplating. Tin is electroplated on iron
to make food containers, commonly called tin cans. And अगर हम लोग ये भी जानते हैं, however if there is scratch, however if there is scratch in the tin layer, the iron starts rusting at that place. The tin can is then no longer suitable for storing food. Chromium is also electroplated on steel furniture and bicycle handle to prevent rusting. Chromium layer also gives attractive sign. हम लोग ये भी जानते हैं कि जब ये क्रोमियम और ये आयरन, जब इसका कॉम्बिनेशन आएगा, ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं? तो बाईसाइकिल के हैंडल पे, बाईसाइकिल CYCLE, बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल, बाइक एक्सेट्रा, बाइक हैंडल। यहाँ पे आप देखते होंगे पूरा साइकिल में सबसे जो शाइनिंग पार्ट होता है वो क्या होता है? उसका बाइक का या बाईसाइकिल का क्या होता है? वो हैंडल ही होता है, काफ़ी शाइनी होता है, और एक रिम होता है, बिकॉज उसमें भी एक क्रोमियम क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटेड है। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट टेक्निक इज एनोडाइजिंग ऑफ एल्युमिनियम। थर्ड टेक्निक, इस टेक्निक में भी एनोडाइजिंग ऑफ एल्युमिनियम में भी हम लोग क्या करेंगे? कवरिंग ही करेंगे। क्या करेंगे? कवरिंग, लेकिन किसी मेटल का नहीं, मेटालिक ऑक्साइड का। किसका करेंगे? मेटालिक ऑक्साइड, दैट इज एल्युमिनियम ऑक्साइड का। बिकॉज वी नो एल्युमिनियम इज सेल्फ प्रोटेक्टिव मेटल, इट प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ। हाउ? वी नो when aluminum is exposed to moist air, when aluminum is exposed to moist air, it will react with atmospheric oxygen and water to form a layer of aluminum oxide on the surface of this aluminum metal, and this layer of aluminum oxide prevents further corrosion. वो फिर से corrosion को और नहीं होने देता। Okay, but we know this layer of aluminum oxide which is made by the atmosphere is not uniform, वो uniform नहीं है। So we can make this layer of aluminum oxide more uniform by anodizing of aluminum. Aluminum के ऊपर में जो एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर है उसको हम लोग बहुत अच्छे से और इफेक्टिवली क्या कर सकते हैं? एनोडाइज कर सकते हैं, मींस उसके ऊपर में एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर को यूनिफॉर्म कर सकते हैं, यूनिफॉर्म थिकनेस का, सो दैट वो इफेक्टिवली वर्क करे अगेंस्ट corrosion. Against what? Corrosion. So now how can we perform anodizing of aluminum? Listen one thing, this is very important. What? Anodizing of aluminum, very important, and it may come in your exam. It may come in your exam. Question will come in this way, in this form, that what is anodizing of aluminum, how this works, or how can you perform anodizing of aluminum. So listen very carefully. Anodizing of aluminum. A layer of aluminum oxide is formed on aluminum upon exposure to moist air. This prevents further corrosion of aluminum, and that's why we say what? Aluminum is self-protective metal. But if this layer is made more uniform, अगर हम लोग इस लेयर को जो इसके ऊपर में जो एल्युमिनियम ऑक्साइड का Al2O3 इसका जो लेयर बन गया है, अगर हम लोग इसको और यूनिफॉर्म बना दें, यूनिफॉर्म मतलब क्या? एक जैसा सब जगह, यानी कि यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर ज्यादा है और यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर कम है, ऐसा नहीं, सब जगह क्या है? थिकनेस सेम है एल्युमिनियम ऑक्साइड का। इफ दिस लेयर इज मेड मोर यूनिफॉर्म, इट प्रोटेक्ट्स द एल्युमिनियम अंडरनीथ मोर इफेक्टिवली। दिस इज कॉल्ड व्हाट? एनोडाइजिंग ऑफ एल्युमिनियम और एनोडाइजिंग। एक्चुअली इट कंसिस्ट, नाउ लिसन वेरी केयरफुली, आखिर ये कैसे परफॉर्म होता है, ये एक्टिविटी लोग कैसे करते हैं? सो इट कंसिस्ट ऑफ पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग एल्युमिनियम एज एनोड। कह रहा है कि एनोडाइजिंग ऑफ एल्युमिनियम को हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं? तो हम लोग एल्युमिनियम का एनोड बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे थ्रू द सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, एंड उस सॉल्यूशन में हम लोग एल्युमिनियम को यूज करेंगे एनोड के रूप में। किसके रूप में? एनोड। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्यों ऑक्सीडेशन होता है? बिकॉज वहां पे ऑक्सीजन जाके एडअप होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन एडिशन होगा वहां पे। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज व्हाट? ऑक्सीडेशन, हम लोग जानते हैं पहले से। सो
इस सॉल्यूशन में जो सल्फ्यूरिक एसिड का हमने जो सॉल्यूशन लिया है उस सॉल्यूशन में ऑक्सीजन डिपॉजिट होगा कहाँ पे, एल्युमिनियम एनोड पे, बिकॉज वी हैव टेकन व्हाट, एल्युमिनियम एज एनोड. सो एल्युमिनियम विल अट्रैक्ट, लिसन वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनो. इट कंसिस्ट ऑफ पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग एल्युमिनियम एज एनोड. ऑक्सीजन इज इवॉल्व एट द एनोड, एनोड पे ऑक्सीजन जाएगा, वहां पे इवॉल्व होगा, निकलेगा, और जो रिएक्ट करेगा किसके साथ में, एल्युमिनियम के साथ में, और एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक यूनिफॉर्म लेयर बन जाएगा. इस सॉल्यूशन से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, एल्युमिनियम हमारा एनोड के रूप में है, ऑक्सीजन इवॉल्व होगा. इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी देन ऑक्सीजन विल इवॉल्व, एंड ये कहां ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, एनोड पे, और एनोड पे वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा किसके द्वारा, बाय विच, एल्युमिनियम. सो एल्युमिनियम एंड ऑक्सीजन क्या बनेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कहां पे, एनोड पे. सो एल्युमिनियम ऑक्साइड, टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड ए यूनिफॉर्म लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड विल फॉर्म. तो इस तरह से हम लोग एनोडाइजिंग ऑफ एल्युमिनियम में करते हैं. देखो पूरी कहानी क्या है एनोडाइजिंग ऑफ एल्युमिनियम की. एल्युमिनियम को हमने लिया, एल्युमिनियम का आर्टिकल, एल्युमिनियम का ऑब्जेक्ट लिया, हमको इसको एनोडाइज करना है, मतलब इसके ऊपर में एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ाना है, कोटिंग करना है. कैसे करेंगे, तो हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन लेंगे, वहाँ पे एनोड के रूप में हम लोग एल्युमिनियम रॉड का यूज़ करेंगे, एल्युमिनियम मेटल का यूज़ करेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी पास करा देंगे. अब हमारा ऑक्सीजन कहाँ पे इवॉल्व होगा, एनोड पे. ये ऑक्सीजन किससे रिएक्ट करेगा, उस एल्युमिनियम से, क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड. ये एल्युमिनियम ऑक्साइड पूरे में, उस पूरे एल्युमिनियम में एक क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, एक यूनिफॉर्मली प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करेगा, जो कि क्या होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड. तो इसको हम इफेक्टिवली कर पाए. एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो लेयर था एल्युमिनियम के ऊपर, उसको हम लोगों ने इफेक्टिवली डिपॉजिट किया. हाउ, बाय एनोडाइजिंग ऑफ एल्युमिनियम. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टेक्निक इज एलोइंग. आवर नेक्स्ट टेक्निक इज व्हाट, एलोइंग. एलोइंग इज व्हाट, एलोय बनाना. वी नो वी मेक एलोय फॉर व्हाट, फॉर डिजायर्ड प्रॉपर्टीज. जो हम लोग चाह रहे हैं कि इस तरह का प्रॉपर्टी हमको मिल जाए, बिकॉज सो मेनी मेटल्स आर, सो मेनी मेटल्स कैन नॉट फुलफिल आवर व्हाट, वांट और डिजायर, यू कैन से. हम जो चाहते हैं उसको पूरा नहीं कर पाता. सो by alloying it we can obtain what, we can obtain a substance which is suitable for our desire. As for example, stainless steel, ये क्या है, alloy है. First of all we should know what is alloying. Alloying is what, mixing of one or more metals with one or more metals. एक मेटल का या एक से अधिक मेटल का होमोजेनियस मिक्सर, मींस इट विल मिक्स यूनिफॉर्मली, एक जैसा, एक ही लेयर बनेगा. हमको पता नहीं चलेगा कि ये वाला मेटल किधर गया, ये वाला मेटल किधर गया. दोनों मेटल लिया, पिघलाया और यूनिफॉर्मली क्या कर दिया, उसको मिक्स कर दिया. तो ये होमोजेनियस मिक्सर होगा. सो एलोइंग इज अ होमोजेनियस मिक्सर. इट इज अ होमोजेनियस मिक्सर ऑफ, व्हाट इज एलोय, एलोय इज अ होमोजेनियस मिक्सर ऑफ वन और मोर देन वन metals और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. एक या एक से अधिक मेटल हो सकते हैं और उसमें नॉन मेटल. इन जनरल वी मिक्स कार्बन एज अ नॉन मेटल व्हेन वी वांट व्हाट, एलोइंग. सो एलोइंग इज अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ वन और मोर मेटल्स विथ अनदर मेटल्स. यही है. एज फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील. स्टेनलेस स्टील इज व्हाट, mixer, homogeneous mixture of iron, chromium and nickel. Means stainless steel में, और stainless steel में क्या क्या मिला हुआ है, आयरन तो सबसे अधिक मिला हुआ ही है, then after chromium and then after क्या, निकेल. ये तीनों का होमोजेनियस मिक्सर. जब तीनों को हम लोग होमोजेनियसली मिक्स करेंगे, होमोजेनियस का मतलब होता है एक जैसा, यूनिफॉर्म. आप पता नहीं कर सकते कि आयरन किधर गया, क्रोमियम किधर गया, निकेल किधर गया, बिकॉज ये तीनों बहुत ही अच्छे से यूनिफॉर्मली, थ्रूली मिक्स हो गए हैं. और कौन सा मिक्सर फॉर्म किए हैं, होमोजेनियस मिक्सर. सो इन तीनों के मिलने से बना है हमारा क्या, स्टेनलेस स्टील. और ये स्टेनलेस स्टील जो है वो डज नॉट रस्ट इजीली, जल्दी उसमें रस्टिंग नहीं होगा. सो देखो हम लोगों ने एलोइंग किया, स्टेनलेस स्टील बनाया. सो स्टेनलेस स्टील इज अ एलोय. स्टेनलेस स्टील इज एन एलोय ऑफ आयरन, क्रोमियम एंड निकेल.
now here what? This stainless steel does not rust easily. Is it clear? And there are so many alloys. हम लोग क्या कर दिए, ये हम लोग सोल्डर बनाते हैं. सोल्डर भी एलॉय है. किसका? तो लीड का एंड टीन का. क्या बोले? सोल्डर इज एन एलॉय. किसका? लीड प्लस क्या? टीन. दोनों मेटल ही है. लीड भी और क्या? टीन भी. दोनों क्या है? मेटल ही है. तो हम लोग एलॉय बनाते हैं इसीलिए. एलॉय का मतलब होता है homogeneous mixer, mixing of one or more metal with another metal or a metal and a non-metal, so that we get desired properties of the substance. And by alloy we can prevent corrosion. So these are the different techniques. These are the different techniques of prevention of corrosion. Now our next topic is what? Alloys. हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एलॉय. सो our next topic is alloys. So as we have discussed earlier, what is alloy? So an alloy is a homogeneous mixture of one or more metals with another metal. एक मेटल का दूसरे मेटल के साथ में मिक्स हो जाना. होमोजेनिटली मीन्स होमोजेनियसली, एक जैसा यूनिफॉर्मली ही क्या कहलाता है? एलॉइंग कहलाता है. और ये जो नया सब्सटेंस मिला, ये तो हमको दोनों के मिक्सिंग से जो सब्सटेंस मिला उसको हम लोग क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं. ओके. सो हम लोग ऐसा एक्चुअली एलॉय बनाते क्यों हैं? तो एन एलॉय इज यूजुअली मेड बाय मिक्सिंग टुगेदर मेटल्स इन देयर मॉल्टेन फॉर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो, जो हम लोग मेटल को मिक्स करेंगे ना, ये मेटल प्लस M1 मेटल और M2 मान लेते हैं, इन दोनों को हमको मिक्स करना है. तो ये दोनों किस स्टेट में हो सकते हैं? मॉल्टेन. या किस फॉर्म में हो सकते हैं? पाउडर के फॉर्म में. तब हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? एलॉय मिल जाएगा. मॉल्टेन फॉर्म में मेटल को लेंगे इन दोनों को, या फिर क्या? पाउडर के फॉर्म में, एंड देन हम लोग हीट कर देंगे उसको. तो वहां से हमारा काम हो जाएगा. एलॉय कैन बी मेड, कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज. एक्चुअली हम लोग ये तीन कारण से करते हैं एलॉय. एलॉय करते हैं क्यों है? फर्स्ट, to increase the hardness of metals. दूसरा, to prevent from corrosion. And तीसरा, to change the properties in other way. मीन्स हम लोग इन तीन चीजों के लिए ही एलॉइंग करते हैं. क्या करते हैं? एलॉइंग मीन्स मेटल्स को दूसरे मेटल के साथ में मिक्स करते हैं, एक मेटल को दूसरे नॉन मेटल के साथ में मिक्स करते हैं. केवल यही तीन कारण से. फर्स्ट इज एलॉइंग कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज हार्डनेस ऑफ मेटल्स. जैसे प्योर एल्युमिनियम ले लेते हैं, अगर आयरन ले लेते हैं, कॉपर, तो ये उतना हार्ड नहीं होता. आयरन क्या ले लेते हैं? एल्युमिनियम, या क्या ले कॉपर, तो ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है. नॉट टू हार्ड. प्योर ये क्या ले हम लोग पहले? प्योर. नॉट टू हार्ड
टू यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। जहाँ पे हमको बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन करना होता है वहाँ पे हम लोग इस प्योर फॉर्म में हम लोग इसको नहीं ले सकते हैं, बिकॉज ये प्योर फॉर्म में उतने हार्ड नहीं होते हैं, ये सॉफ्ट है एक तरह से। उसके लिए हम लोग हाथ से नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन उस कंस्ट्रक्शन के लिए, बिकॉज उस कंस्ट्रक्शन में वो कंस्ट्रक्शन बहुत हेवी लोड को बियर करने जा रहा है, टॉलरेट करने जा रहा है, और वो हेवी लोड को ये टॉलरेट फिर ये सारे मेटल्स कर नहीं पाएंगे। ये प्योर आयरन नहीं कर पाएगा, प्योर एल्युमिनियम, प्योर कॉपर। सो ये प्योर एल्युमिनियम, आयरन एंड कॉपर ये सॉफ्ट होता है एक तरह से, अगर कह सकते हैं आपकी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए प्योर फॉर्म में। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, जैसे निकेल में हम लोग क्या मिला दिए, क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम मिला दिए। निकेल में हम लोग क्या मिला देते हैं, निकेल में हम लोग क्रोमियम एंड क्या मोलिब्डेनम ये ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, टू मेक इट हार्ड, टू मेक इट हार्ड, ये हार्ड बन गया। कौन, निकेल। निकेल में हमने क्या मिलाया, क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम, ये हार्ड बन गया एंड हीट रेसिस्टेंट भी हो गया। हार्ड तो है ही, हीट रेसिस्टेंट भी है। और अब हम लोग इसका यूज कर सकते हैं पार्ट ऑफ जेट इंजन। पार्ट्स ऑफ जेट इंजन, जेट इंजन का पार्ट्स बनाने में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हार्ड हो गया एंड हीट रेसिस्टेंट भी है। बहुत हाई टेम्परेचर को भी ये रेसिस्ट कर सकता है। To make it hard and heat resistant. So nickel is mixed with chromium and molybdenum to make it hard and heat resistant, and then now it is used। अब ये एलॉय बन गया। अब इस एलॉय का हम लोग यूज करेंगे पार्ट्स बनाने में, किसका, जेट इंजन का। जेट इंजन का पार्ट्स बनाने में ये यूज होगा। नेक्स्ट है, एलॉय इज यूज्ड टू मेक मेटल मोर रेसिस्टेंस टू अटैक बाय केमिकल्स एंड एटमॉस्फेरिक कोरोजन। कोरोजन को रोकने के लिए हम लोग इसका एलॉइंग करते हैं। एज फॉर एग्जांपल क्रोमियम का हम लोग, जैसा भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्रोमियम का अगर हम लोगों ने कर दिया आयरन और निकेल के साथ में, किसका कर दिया, क्रोमियम का कर दिया आयरन प्लस क्या, निकेल, तो क्या बन जाता था, स्टेनलेस स्टील। और ये डज नॉट रस्ट इजीली, डज नॉट रस्ट क्या easily, means when chromium is alloyed with iron and nickel, then stainless steel alloy will form, and this stainless steel does not rust easily। और stainless steel का हम लोग यूज, डिफरेंट यूज देखे हैं, and it is also given in your book in tabular form, I think table number 4.3, so you should follow this table। In this table so many different types of alloys is given, what are their different composition, it is also given, and what are the different usage of these alloys are given। And one thing remember, all of you must remember, this table is very very important, and one or two questions surely will come from this table, that is table number 4.3, chapter 4 ये ना, हाँ 4.3 लास्ट टेबल जो है टेबलर फॉर्म में दिया हुआ, उसमें क्या है, इधर आपका दिया हुआ है नेम ऑफ एलॉयज, दिया कंपोजिशन एंड दिया यूजेस, ये आपको एक पता होना चाहिए। एज फॉर एग्जांपल सोल्डर, स्टेनलेस स्टील, जर्मन सिल्वर, गन पाउडर, ड्यूरेलमीन एक्सेट्रा, ये सब दिया हुआ उसमें, ब्रास। ओके, सो क्रोमियम को हम लोगों ने मिक्स कर दिया आयरन और निकेल के साथ, सो दैट हमारा स्टेनलेस स्टील मिल गया। नेक्स्ट है, एलॉइंग इज आल्सो यूज्ड टू चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स इन अदर वे, जैसे कि सोल्डर अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि लीड एंड टीन का होता है। सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ व्हाट, लीड प्लस क्या, टीन। एंड सोल्डर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज लेस देन, इसका मेल्टिंग पॉइंट लेस देन होगा किससे, लीड से या किससे, टीन से। इन दोनों से ही इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, किसकी, सोल्डर की। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोल्डर इज लेस देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लीड और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ स्टेनलेस। दैट्स व्हाई, बिकॉज हम लोग
केवल लीड कभी नहीं कर सकते। मेल्टिंग पॉइंट कम है तो हम लोग इसको इजीली पिघला सकते हैं। एंड ये सोल्डर यूज होता है सोल्डिंग में। कहाँ पे यूज होता है? सोल्डिंग। जब हमारा वायर को जोड़ना, किसी से कनेक्ट करना हो, ये इलेक्ट्रिशियन लोग करते हैं। अगर हमको किसी कॉपर वायर को जोड़ना है, यहाँ इस सर्किट से जोड़ना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको यहाँ पे इस वायर को कॉपर वायर से ले जाएंगे सर्किट के पास में और वहाँ पे उसका सोल्डिंग कर देंगे। बिकॉज सोल्डिंग का जो सोल्डर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी कम होता है। हम लोग हिट देंगे वो, उसमें क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा, हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो इजीली। So solder is an alloy of lead and tin, and it is used in joining electric circuit with copper wires, and also because solder have less melting point. ध्यान सुनना, this is a question which is given in your book also. Solder is an alloy which have, यहाँ पर हम लोग इंक्रीज नहीं करा रहे हैं इसका प्रॉपर्टी को, एक तरह से हम लोग घटा रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। क्या घटा रहे हैं? इसका मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर रहे हैं। सोल्डर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है, इससे भी और इससे भी, दोनों में से कोई भी ले लो, दोनों से ही इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ आवर चैप्टर ऑफ आवर टुडेज टॉपिक, एंड आई थिंक ऑल टॉपिक्स इज नाउ कवर्ड। सारा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाज वेरी इंपॉर्टेंट, and then after prevention of corrosion is very important, and in final and in last what, table number 4.3 is very important. So see this video and follow your side book, that is living science। living science को follow करिए और ये वीडियो देखिए। ओके, थैंक यू।